अब कोई भी बात क्यों नहीं करते? मेरे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। क्या नाराज हैं? इस बार भी मैं चुप रहा तो तुम्हारा चेहरा रुआसा हो आया। कितनी कातर दृष्टि से तुम मेरी ओर देखने लगी थी। अब यहाँ अधिक नहीं रह सकता अनमेहा। मैं जैसे शून्य से बातें कर रहा था। कल यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी भी लौट कर नहीं आऊंगा। मैं कह ही रहा था कि तुम चीख सी पड़ी थी सासा। क्यों क्यों? क्या एग्जाम नहीं देंगे? मेरा मन नहीं करता। पढ़कर भी क्या करूंगा? ऐसा क्यों कहते हैं? अपने अधरों पर उंगली टिकाकर तुम मेरी ओर देख रही थी। हर बात का कोई कारण ही हो यह जरूरी है? यह आप क्या कह रहे हैं? बिना कारण के भी क्या कोई बात होती है? तुम्हारे होठ स्वयं फड़फड़ाने लगे थे। ऐसा न कहिए, बिल्कुल नहीं। मुझे पढ़ाना पसंद नहीं करते तो न पढ़ाइए। यहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो न आइए, पर यहाँ से जाइएगा नहीं। सच सच। अपने दांतों के बीच निचला होठ दबाकर तुम फूट पड़ी थी। भगवान के लिए ऐसा न कहिए। मेरे कंधे पर सिर टिकाकर देर तक तुम सिसकती रही थी और हतप्रभ सा मैं लौट आया था हॉस्टल में। मेरे कारण तुम्हें कोई कष्ट हो, यह कैसे हो सकता था? बधा हुआ सामान मैंने फिर बिखेर दिया था। सोचा था इस बार मेडिकल सर्टिफिकेट देकर छुटकारा मिल जाएगा। फाइनल तक क्या होना है किसने देखा? पुस्तकें खोलकर फिर से पढ़ने बैठा कि सामने तुम खड़ी हो गई। पुस्तक बंद की तो फिर तुम्हारी आकृति। कमरे से बाहर निकलकर मैं टहलने लगा था। रात की रानी कितनी महक रही थी। सब अपने अपने कमरों में कैद पढ़ने में जुटे हुए थे। केवल सुहेल के कमरे में ठहाकों के स्वर गूंज रहे थे। विकास चाय के खोखे से लौटता हुआ मुझे भी खींचकर अंदर ले गया। अपने नए खींचे गए चित्रों को रस ले लेकर सुहास सबको दिखाता रहा था। अधिकांश तस्वीरें तुम्हारी थी। झील के किनारे नाव पर लड़िया काटा, लेट्स एंड। बिखरे हुए बाल, उड़ता हुआ आंचल, हंसती हुई तुम्हारी आकृति ने बताने में क्या खोजने लगा था। उस क्षण एक अजीब सी स्थिति से गुजर रहा था मैं। सहसा सुहास तुम्हारे बारे में बोल रहा था, अजीब अजीब से किस्से गढ़कर। तुम्हारे लिए जो ही कोई अश्लील सा गंदा शब्द उसने इस्तेमाल किया, पता नहीं क्या हुआ मुझे। मेरे सारे शरीर में आग की लकीर सी गुजर गई। आंखों के आगे अंधेरा। तड़ से एक चाटा उसके गाल पर लगा कि वह जमीन पर लुढ़क पड़ा था। उसके मुंह से तमाम बदबू सी आ रही थी। शायद उसने आज फिर पी रखी थी। फिर भी मुझसे अकस्मात यह क्या हो पड़ा, मुझे सूझ नहीं रहा था। सुहेल उसे उठा रहा था कि मैं हाफता हुआ अपने कमरे में लौट आया था। उस सारी रात मैं सो नहीं पाया। एक अजीब सी झंझावात से जूझता रहा। सुबह पौ फटने से पहले अपना सामान समेटकर मैं घर के लिए निकल पड़ा था। हाँ हो बीरा, क्या तू बिना परीक्षा दिए ही चला आया? पिता ने सहज विस्मय से पूछा तो मैं कोई भी उत्तर न दे पाया था। तुझ पर ही सारी आशाएं हैं, पिता ने एक गहरी सांस लेकर कहा। बच्चों का पेट काटकर जमीन बेचकर तुझे पढ़ा रहे हैं और तेरे ये लक्षण। आप परेशान क्यों होते हैं? अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जून में फाइनल परीक्षा दे दूंगा। पिताजी ने इसके बाद इस संबंध में फिर कुछ नहीं पूछा। अस्पताल से लौटने के पश्चात अम्मा कितनी कमजोर हो गई थी। उनसे चला तक नहीं जाता था। बसंत प्राइवेट परीक्षा देने को सोच रहा था, किंतु उसका सारा समय घर के कामकाज में ही निकल जाता था। दद्दा मुझे भी पढ़ा दो ना, हिसाब में कमजोर हूँ। एक दिन मुझे खाली देखकर कहा तो मैंने सिर हिला दिया। वह भीतर आले पर रखी पुस्तक उठा लाया। मैं उसे पढ़ाने लगा तो फिर तुम सामने खड़ी हो गई थी। तुम्हें भी इसी तरह पढ़ाया करता था ना? पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं मैं कहाँ खो गया था। हर बार हर सवाल का उत्तर गलत निकल रहा था। घर में सबकी निगाहें बचाकर जंगल की ओर निकल पड़ता तो तुम वहां भी पीछा नहीं छोड़ती थी। किसी पेड़ के सहारे पीठ टिकाकर आंखें मूंदे बैठ जाता तो तुम और भी निकट आकर सताने लगती। बिना अपराध के तुमने यह कितनी बड़ी सजा दे डाली थी अनमेहा। दिन रात के 24 घंटों में क्या मैं एक भी पल ऐसा होता जब तुमसे मुक्ति मिल पाती थी? अपने से संघर्ष करते करते मैं कितना हार चुका था। बीरे, तुझे क्या हो गया है? तेरा चेहरा एकदम पीला हो गया है
पहचाना नहीं जाता। अम्मा मेरा मुंह मसार रही थी। नहीं नहीं, चुपचाप डुल डुल रो रही थी। तुझे खर्चे की कमी है क्या? फिर तू इम्तहान छोड़कर क्यों चला आया? मैं चुप था, क्या उत्तर देता। अपने पिताजी से न कहना, ये मेरे कुछ गहने पड़े हैं, तू ले जा और पढ़। अम्मा की बात का कोई भी उत्तर न देकर मैं चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। पढ़ने में मन नहीं लगता तो घर का ही कुछ काम काज कर, पिताजी कह रहे थे। इतनी पुरोताही है, खेती बाड़ी है, शादी का वचन देकर झूठा पड़ गया था तब। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, लड़की अच्छी है, पिता जंगल के ठेकेदार। तेरी माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मरने से पहले बहू को देख लेंगी। पिताजी का स्वर लड़खड़ा आया था, पर इस बार भी मैं चुप था, हमेशा की तरह। मेरा मन इतना दूर रहकर भी कभी झील के किनारे भटकता, कभी बुरखा लायंस का हॉस्टल दिखता और कभी ब्लू कॉटेज की परिध में बैठी तुम्हारे झबरीले कुत्ते का स्वर साफ सुनाई देता। बस्ती से दूर किसी पत्थर पर बैठा हिमालय की चोटियों को देखता था, आसमान में बिखरे बिखरे बादलों को। तो तभी बस के चलने का सा स्वर सुनाई पड़ता था। मुझे लगता पता नहीं कब से चील चक्कर के मोड़ पर बैठा हूँ, किसी बस के गुजरने की प्रतीक्षा में, जो अब कभी भी नहीं आएगी। स्वयं ही अपने ठंडे हाथों से अपने कोट की आस्तीन को छूता तो सामने तुम खड़ी हो जाती। आपके कपड़े कितने ठंडे हैं, पानी की तरह। हर रोज मुझे कभी न आने वाले पत्र की प्रतीक्षा रहती, यह जानते हुए भी कि तुम कभी भी मुझे कोई पत्र नहीं भेजोगी। सुबह होते ही मैं डाकखाने क्यों चला जाता था। रीते हाथ लौटता तो लगता आज न सही कल तो अवश्य ही आएगा। अपने को छलना सच कितना कठिन होता है। जब सांस घिरती मैं घड़ी देखता, अब तुम्हारे पढ़ने का समय होगा। छोटी सी गोल मेज पर किताबें बिखेरकर तुम अकेली पढ़ रही होगी, परीक्षा के लिए जा रही होगी। कभी कभी सुहास मिलता होगा, मल्ली ताल से तल्ली ताल, एक पूरी परिक्रमा। सुहास ने जो चित्र खींचे थे, क्या वे गलत थे? नहीं नहीं, तुम उसके साथ घूमने न जाती तो वह चित्र कैसे खींचता? तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध वह कैसे तुम्हें ले जाता? फिर इतना बड़ा छल किसके लिए किया तुमने? इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।